हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमें जेनसेक्ट का दिखाया जाता है कि जेनसेक्ट में जियान चैन एंड विंग आ चुके थे। वो लोग काफ़ी दुखी थे, बहुत ही ज़्यादा उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। विंग तो अब किसी से बात करना भी छोड़ चुका था, वो बस बहुत ही शांत बैठा रहता और वो कुछ सोचता रहता। जियान चैन भी विंग के मूड को लाइट करने की कोशिश करता, उसके साथ टाइम स्पेंड करता, लेकिन दिल से तो वो भी दुखी था। यहाँ पर मैडम यू इन दोनों को देख रही थी कि इन दोनों का कैसा हाल है। उस बात को 10 दिन बीत चुके थे। आज गुसू में इसी बात पे मीटिंग होनी है कि आगे क्या करना है। बच्चों को थोड़ा टाइम देना ज़रूरी था, इसीलिए उन्होंने इन बात को तुरंत ही नहीं स्टार्ट किया कि इसका क्या फ़ैसला लेना है, क्योंकि अचानक से कोई भी फ़ैसला बच्चों पे डालना बिल्कुल सही नहीं होता। लैनज़ैन, लैंसी चैन, जैन चैन और वी ये सभी इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी थे कि उनके साथ क्या हुआ था। मिस जियांग एंड जियान फैमियान गुसू के लैन क्लब कबीले के लिए निकल चुके थे। लैन कबीले पहुंचने के बाद वो लोग मीटिंग रूम में थे। वहाँ पर कुछ लैन एल्डर्स थे जो कि इस बात पर फैसला देने वाले थे कि क्या होना है। सभी लैन एल्डर्स एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी मैडम यू अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती है और चिरैन से पूछती है, लैन चिरैन, मैंने अपने दोनों बच्चों को तुम्हारे हवाले सौंपा था, इतनी बड़ी गलती तुम लोगों से कैसी हो गई? इतना आसान नहीं है इतनी बड़ी गलती हो जाना। जब वो ऐसा कहती है तो लंच उनकी तरफ देखते हैं और अपने हेड को डाउन करते हैं। वो कहते हैं ये वो ओमेगास थी, इसीलिए मैंने उनकी जिम्मेदारी हमारे लैंडर सू को दी थी, लेकिन उन्होंने बताया है कि दोनों ओमेगास के क्लोथ्स एक जैसे होने की वजह से उनसे गलती हो गई और उन्होंने उन दोनों को अलग अलग चैम्बर्स में भेज दिया था, जो कि बहुत बड़ी गलती थी। इसकी वजह से हम उन्हें सज़ा तो दे चुके हैं, वो अपनी पनिशमेंट लेने के लिए भी तैयार है। उन्हें पनिश कर दिया गया है और उन सभी मेट्स को भी पनिश किया गया है जिनसे ये काम हुआ था, लेकिन इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते थे। वो अपने हेड को डाउन कर लेता है ऐसा कह के। मैडम यू कहती है, दोनों ओमेगास के क्लोथ एक जैसे थे तो क्या इतनी बड़ी गलती हो जाएगी? और क्लोथ्स तुम्हारे बच्चों का क्या उन्हें नहीं पता था कि विंग कौन है और जैंग चैन कौन है, कि वो लोग गलत चैम्बर में जाने के बाद भी उन्हें पहचान नहीं सके? जब वो ऐसा कहती हैं तो नाइजीरियन अपने हेड को ऊपर करते हुए कहते हैं कि हमारे लान सेक्ट में वेडिंग से पहले ग्रूम्स को ब्राइड का फेस नहीं दिखाया जाता है, इसीलिए लैनज़ैन एंड लैंसी चैन ने उन दोनों का फेस नहीं देखा था, अपनी होने वाली ओमेगास का फेस नहीं देखा था, इसीलिए वो वेडिंग नाइट पे उन्हें नहीं पहचान पाए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हमने तो पोर्ट्रेट भिजवाया था इन दोनों का, तो फिर विंग एंड जियान चैन ने उन लोगों को क्यों नहीं पहचाना? जब वो ऐसा कहते हैं तो वो कहते हैं कि उन्हें दिखाया गया था, लेकिन उन्हें पिक्चर सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही दिखाया गया था और तुम्हारे दोनों जेड एकदम एक जैसे दिखते हैं, इसीलिए उन्हें कन्फ्यूज़न हो गया। और रही सिमिलर ड्रेस की बात, वो इसलिए था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई देख के ये कहे कि मैंने विवुशियन एंड जियान चैन में किसी तरह का भेदभाव किया है। जियान चैन जो कि जियान सेक्ट का प्रिंस है और विवुशियन जिसे हमने गोद लिया है, हम नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से लोगों को कुछ भी कहने का मौका मिले, लेकिन वो ड्रेस इतनी भी सिमिलर नहीं थी कि इतनी बड़ी गलती हो जाए। वो लोग इसी तरह एक दूसरे से बहस कर रहे थे, तभी जैन फैमिया आते हैं और मैडम यू को शांत करने की कोशिश करते हैं कि यू जो होना था हो चुका है, अब बस हमारे ऊपर है कि हम उस सभी चीज़ों को कैसे ठीक करें। वो सभी अपने अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं और वो देख रहे होते हैं कि लैंड एल्डर्स क्या डिसीजन लेने वाले हैं। लैंड एल्डर्स बताते हैं कि क्योंकि विवुशियन को लैन वांगजी ने मार्क कर दिया है अपना ओमेगा, इसीलिए अब एक ही चीज़ किया जा सकता है, अब जेवजुन और विवुशियन का डाइवोर्स होगा और लैन वांगजी और जियान चैन का डाइवोर्स होगा। उस डाइवोर्स के बाद लैन चैन का मैरिज विवुशियन से कराया जाएगा और विवुशियन लैन सेक्ट में आके रहेगा। वो ये फैसला करते हैं, जो कि कहीं हद तक बहुत ही सही फैसला था। तभी मैडम यू अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और कहती है, तो मेरे चैन का क्या होगा? अगर लैंग वांगजी उसे डिवोर्स देगा तो क्या लैंसी चैन उससे मैरिज करेंगे? जब वो ऐसा सवाल करती है तो सभी एल्डर्स शांत हो जाते हैं। वो कहते हैं, मैडम यू आप बात को समझने की कोशिश करें, जैन फ़ौरन अपनी जगह पर बैठ जाइए। वो बताते हैं कि क्योंकि सभी को पता है कि जो भी जैन वॉनियन से शादी करेगा उसे उसके सेक्ट में जाकर रहना पड़ेगा और वहाँ के कुल प्रमुख की सारी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ेगी। तो लेकिन हमारा लैंसी चैन तो यहाँ का कुल प्रमुख बनने वाला है, तो बताइए अगर वो वहाँ चला जाएगा तो यहाँ की जिम्मेदारियाँ क्या निभाएगा? जियान चैन को यहाँ आके रहने देंगी? क्या उसे यहाँ का ओमेगा और यहाँ का लैंड फौरन घोषित करने देंगी?
क्या ऐसा करने देंगी? अगर ऐसा करने देंगी तो हम अपने लैन सेजैन की मैरिज जियान चैन से करने के लिए रेडी हैं, नहीं तो ये वेडिंग नहीं हो सकती है। हम विवुशियन को लैन वांगजी के लिए स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जैंग और लैन सेजैन का क्या होना है ये उनके ऊपर ही छोड़ा जा सकता है कि वो क्या फ़ैसला लेते हैं। मैडम ये सुनती है और अपने दाँत पीसने लगती है। उनकी मुट्ठियाँ टाइट हो चुकी थी। उन्होंने वेडिंग इसीलिए कराई थी लैन सेजैन से विवुशियन की, कि विवुशियन यहाँ आके लैंड फोरैन बन जाए और उसे एक अलग रुतबा मिले, और जो कि जियान वानियन है, क्योंकि जियान क्लैन के लोग विवुशियन को और उसके हस्बैंड को वहाँ का कुल प्रमुख नहीं मानेंगे, क्योंकि वो जियांग का ब्लड नहीं है। इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया था कि लैन वांगजी सेकंड जेट है वहाँ का, वो आके यहाँ रह सकता है और वो यहाँ का कुल प्रमुख बन सकता है, और तभी जियान चैन और उसके बच्चे को वहाँ का उत्तराधिकारी और जियान फर्न मान लेंगे। मैडम ये सोच रही थी और गुस्सा हो रही थी कि वो अब क्या करेंगी। वो अपने बेटे की चेहरे पे सैडनेस नहीं देख सकते हैं। वो देख सकती है कि उनके बच्चे कितने दुखी है उस इंसिडेंट को लेके। उनके बच्चे का मैरिज हुआ और वो मैरिज टूट गया। वो ये सब सोच रही थी, उन्हें समझ नहीं आया था वो क्या फ़ैसला ले। तभी वहाँ पर लैन सेजैन अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और वह कहते हैं कि मैं जियान वानियन से मैरिज करने के लिए रेडी हूँ, और मैं उनकी सारी शर्तों के साथ उनके कबीले में जाकर रहने के लिए भी रेडी हूँ। जब वो ऐसा कहता है सभी लोग चौंक जाते हैं, सभी अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा फैसला था कि लैन सेजैन कुल प्रमुख नहीं बनना चाहता है। वो अपने अंकल की तरफ देखता है। अंकल उससे कहते हैं, लैन सेजैन तुम होश में तो हो, तुम ये क्या कह रहे हो? तभी लैन सेजैन कहते हैं, अंकल जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। एक बार आप उन ओमेगास के बारे में सोचिए, और दूसरी बात, मैं अगर यहाँ का कुल प्रमुख नहीं बनता हूँ तो हमारे पास एक ऑप्शन है। वो वांगजी की तरफ इशारा करता है। वांगजी यहाँ का कुल प्रमुख बनेगा, वो मेरा भाई है और लाइन का ब्लड है। वो यहाँ बहुत ही अच्छे से अपने सभी दायित्वों को निभाएगा, लेकिन जियान के पास कोई भी अल्फा नहीं है। मुझे वहाँ जाना चाहिए जियान चैन से मैरिज करके। और वो ऐसा कह के अपने हेड को डाउन कर देता है। सभी इस बात पर बहस करने लगते हैं। तभी लैन सेजैन कहते हैं कि गलती हमारे क्लान से हुई है, उनके क्लान से नहीं, तो हमें भी कुछ सज़ा भी भोगना पड़ेगा। वैसा कहते हैं और सभी एल्डर्स उनकी तरफ देख रहे होते हैं। उनको वांगजी को कुल प्रमुख बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो मीटिंग बहुत ही लंबी चलती है। मीटिंग में फैसला यही आता है कि लैन सेजैन अब जियान चैन से मैरिज करके उसके क्लैन में जाएंगे, और विवुशियन लैन वांगजी से मैरिज करके लैन के सेक्ट में आएगा। और इनकी जो भी वेडिंग एंड डिवोर्स का प्रोसेस है वो 3 मंथ में होगा। 3 मंथ के बाद विवुशियन एंड लैन वांगजी, विवुशियन और लैन सेजैन का डिवोर्स कराया जाएगा। लैन वांगजी और जियान चैन का भी डिवोर्स कराया जाएगा। और 3 मंथ के बाद 1 मंथ के अंदर विवुशियन एंड लैन वांगजी की वेडिंग होगी और लैन सेजैन एंड जियान चैन की वेडिंग होगी। वो सब ये सब डिसाइड करते हैं और उस फैसले पे मुहर लगा दी जाती है। तभी जियान फैमिया और जियान यू वहाँ से वापस अपने सेक्टर जाते हैं। सेक्टर आने के बाद वो जैसे ही अपने घर पे कदम रखते हैं वो नोटिस करते हैं उनके दोनों बच्चे बहुत ही आशा के साथ उनके सामने खड़े हैं। वो लोग बस जानना चाहते थे कि क्या फ़ैसला हुआ है, लोग क्या कह रहे हैं, वहाँ क्या हुआ है। जब वो मैडम यू और जियान फैमिया उन दोनों की तरफ देखते हैं तो उन दोनों को अपने हाथों से पकड़ के एक टेबल पे लाके बिठाते हैं। उन दोनों की आईज बिल्कुल क्वेश्चनिंग थी। वो बस पूछना चाहते थे, वो बस जानना चाहते थे कि वहाँ क्या फ़ैसला हुआ है। उनकी आंखों में ये सब दिखाई दे रहा था। मैडम यू और जियान फैमिया विंग के हैंड्स को पकड़ते हैं और उसे बताते हैं, विंग, क्योंकि तुम्हें लैन वांगजी ने मार कर दिया है तो अब तुम्हारी वेडिंग उससे होगी और लैन सेजैन से तुम्हारा डाइवोर्स होगा। विंग ये सुनता है और अपने हेड को डाउन कर लेता है। उसे कहीं ना कहीं पता था कि यही होना है। यहाँ पर जियान चैन की तरफ मैडम यू देखती हैं। जियान चैन को लगता है कि शायद अब लैन वांगजी को जियान चैन को अपने ब्रदर से बांटना पड़ेगा, क्योंकि उसे लैन सेजैन ने मार्क नहीं किया था। तो हो सकता है कि लैन वांगजी को 2 वाइफ रखने को कहा जाए और उसे अपने ब्रदर के साथ अपने हस्बैंड को शेयर करना पड़े। जब भी वह सोचता है तो वो अंदर से बहुत दुखी हो जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा था और बहुत दुखी महसूस कर रहा था कि उसे अपने ब्रदर से अपने हस्बैंड को शेयर करना पड़ेगा और भी उस इंसान के सामने उसे प्रेजेंट होना पड़ेगा जिसके ब्रदर के साथ उसने उस टाइम उतने अच्छा वक्त गुजारा था और वो उस शायद कहीं ना कहीं अब उससे प्यार भी करने लगा है। वो ये सब सोचता है और उसकी आंखों में टीयर्स आ जाते हैं, लेकिन वो ये सब बस सोच ही रहा था। तभी मैडम ने उसके हाथ को पकड़ती है और कहती है कि तुम्हारा डाइवोर्स भी लैन वांगजी से कराया जाएगा एंड लैन सेजैन से तुम्हारी मैरिज होगी। जब वो ये सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो अपनी मदर की तरफ देखता है। उसे यकीन नहीं होता है कि ये क्या कह रही है उसकी मदर। उसे पता है कि लैन सेजैन क्लैन के सेक्ट लीडर बनने वाले हैं। वो कैसे
उससे शादी कर सकते हैं। अगर वो उन्होंने उससे शादी की तो क्या उसे ये सेक्स छोड़ के जाना पड़ेगा या वो ये सेक्स छोड़ के जाएंगे? जब मैडम ये उसके फेस पे इतने सारे क्वेश्चन देखती है तो मुस्कुराती है और कहती है लैंसी चैन ने कहा है कि वो मैरिज के बाद अपने सेक्ट को छोड़ के हमारे सेक्ट में रहने आएंगे और वो तुम्हारे साथ जैन सेक्ट को संभालेंगे और विंग वांगजी के साथ लैन सेक्ट को संभालेगा। जब वो ऐसा सुनता है तो उसकी आंखें टियरी हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता है कि लैंसी चैन ने इतना बड़ा फ़ैसला ले लिया। उसे पता है इतना बड़ा फ़ैसला लेने के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बहुत लोगों ने उसे रोका होगा। वो खुद एक सेक्ट लीडर बनने वाला है। उसे बहुत कुछ पता है। उसे ज्ञान है कि कैसे कैसी बातें हुई होंगी। वो लैंसी चैन के प्रति अपने प्यार को और बढ़ता हुआ महसूस कर रहा था। तभी मैडम ये उसकी तरफ देखती हैं और कहती हैं लैंसी चैन तुम्हें लगता है बहुत पसंद करते हैं जो उन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला लिया। वो ये सब स्माइल करते हुए कहती है। जब वो दोनों ये सब बातें सुनते हैं तो विंग और जैन चैन वहाँ से भाग के अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उसे बहुत शर्मिंदा फील हो रहा था अपने मदर और फादर से इस भी बातों को करते हुए। वो लोग अपने कमरे में आ जाते हैं। विंग अपने हार्ट पे अपना हाथ को रखता है। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था उसे उसका अल्फ़ा मिलने वाला है और उसे अपने ब्रदर के साथ उसे अल्फ़ा को शेयर भी नहीं करना पड़ेगा। वो बहुत खुश हो रहा था। वो मिरर के सामने जाता है और अपने ब्लशिंग फेस को देखता है। पूरे 10 दिनों के बाद अभी विंग का फेस इतना ब्लश कर रहा था और उसके चेहरे पे थोड़ी खुशी दिखाई दे रही थी। यहाँ जियान चैन का भी वही हाल था। जियान चैन अपने कमरे में जाता है और अपने बेड पे जाके लेट जाता है अपने हाथों को फैला के और गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है। वो अपने हार्ट पे अपने हाथ को रखता है और याद करता है लैंसी चैन ने कैसे उसे छुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगता है और वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि इतना अच्छा फैसला किया गया है। विंग अपने बेड पे पड़ा हुआ था और मुस्कुराया जा रहा था। तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपनी जगह से उठता है। वो उठ के अपने मेकअप बॉक्स के ड्रॉर पे जाता है, मतलब अपने आईने के पास। वहाँ जाके अपने एक क्या कहते हैं बॉक्स को ओपन करता है। वहाँ पर वांगजी की दी हुई वो हेयर पिन थी। हाँ, विंग वो हेयर पिन अपने साथ लेके आया था क्योंकि जब उन्होंने बात लिया था, बात लेने के बाद वांगजी ने जब उसके बालों को कॉम्ब किया था तो उसने उसी हेयर पिन से उसके हेड पे उसे लगाया था। और जब विंग ने लैंसेक्ट छोड़ा था तब वो हेयर पिन उसी के पास था। फिर वो अपने स्लिप्स को ऊपर करता है अपने क्लोथ्स के। वो जब अपने स्लिप्स को ऊपर करता है तो वहाँ पर लैंजैन का वो फोरहेड रिबन था जो लैंजैन ने उसे वेडिंग नाइट पे दिया था। हाँ, लैंसेक्ट वाले जब वेडिंग हो जाती है तो अपनी फर्स्ट नाइट पे अपने हेयर रिबन को अपने ओमेगा को दे देते हैं और वो अपने न्यू हेयर रिबन को दूसरे दिन से पहनने लगते हैं। तभी विंग उस हेयर रिबन को देख रहा था। वो उसे देख के मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था मुझे नहीं पता था कि तुम लैंजैन हो, लेकिन अब तुम मेरे हो जाओगे। वो ये सब स्माइल करते हुए कहता है और फिर अपने बेड पे जाके लेट जाता है। लेट के वो फिर से लैंजैन के बारे में सोचने लगता है और शर्माने लगता है कि उसकी वेडिंग अब उससे होने वाली है। यहाँ चैन चैन के भी वही हाल था। वो अपने स्लिप्स को ऊपर करता है और अपने हाथों पे वो वल्लई देख रहा होता, उस कड़े को देख रहा होता जो उसे लैंसी चैन ने दिया था और उस नाइट अपने हाथों से उसे पहनाया था। वो उसे देख रहा था और प्लस फील कर रहा था। वो इंतज़ार नहीं कर पा रहा था कि ये 3 महीने कैसे गुजरे। जल्दी से ये 3 महीने गुजर जाए, उनका डिवोर्स हो जाए और वो लैंसी चैन को पालेगा। वो सब सोच के मुस्कुरा रहा था। यह लैंसेक्ट में दोनों भाई एक दूसरे के सामने थे। लैन वांगजी का सर अभी भी डाउन था। जब से वो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से लैन वांगजी को लगने लगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है और सारी गलती का मतलब सभी चीज़ों का कसूरवार वही है। वो अपने ब्रदर से अपनी आंखें नहीं मिला पा रहा था। वो अपने ब्रदर को फेस नहीं कर पा रहा था। जैसे ही विंग वहाँ से गया था लैन वांगजी सेक्लूजन में चला गया था। 10 दिन के बाद वो सेक्लूजन से बाहर आया है। जब उसे पता चला कि मीटिंग रखी गई है और फैसला होना है, वो इस फैसले से बहुत खुश था। वो विंग को याद कर रहा था। उस 10 दिनों में भी उसने सिर्फ और सिर्फ विंग के बारे में सोचा था और वो उस वक्त को नहीं भुला पा रहा था। जब वो सेक्लूजन में था तो उसे याद आ रहा था कि विंग के साथ उसने किस तरह से नाइट स्पेंड की थी, उसके गले में कैसा मार्क दिया था। विंग का फेस बार बार उसके फेस के सामने आ रहा था। विंग का वो प्यारा सा पाउटी लिप्स, उसके नोज़ जो कि पिंक कलर के हो चुके थे, उसकी टियरी आइज़, उसका वो मॉइन करना, वो सभी चीज़ें उसे याद दिला रही थी। पर उससे इस चीज़ का गिल्ट भी हो रहा था कि उसने ये सब अपने ब्रदर के वाइफ के साथ ये सब किया था, ब्रदर के ओमेगा के साथ किया था और वो अपने आप को दोषी मान रहा था अपने ओमेगा के लिए जिसे उसने मैरिज किया था, जिसने उसके साथ सभी रस्में और कसमें खाई थी, जिसे वो लैंसेक्ट अपने साथ लेके आया था। उसने धोखा दे दिया। वो इस बारे में सोच रहा था और अपने आप को कसूरवार समझा रहा था। यहाँ लैंसी चैन लैंग वांगजी के सामने खड़े थे। वो उसका रास्ता रोकते हैं और कहते हैं लैंजन क्या तुम अभी मेरी बात नहीं सुनोगे। लैंजन अपने हेड को डाउन किए हुए था। वो अब अपने ब्रदर से नज़रें मिलाने की कोशिश करता है कि शायद इस फैसले के बाद सब कुछ ठीक हो जाए। वो अपने हेड को ऊपर करता है। लैंसी चैन की आंखों में उससे कुछ भी नहीं था जिससे वो लैंग वांगजी को कसूरवार समझे, क्योंकि लैंसी चैन भी जानते थे अगर उस नाइट
क्या कहते हैं जियान चैन ने उसे नहीं रोका होता तो वो वही गलती कर बैठे जो कि लान वांग जी ने किया था। लैन चैन कुछ टाइम तक अपने ब्रदर को देखने के बाद अपने हेड को डाउन कर लेते हैं और फिर वो वहाँ से अपने ब्रदर से बिना बात किए हुए ही चले जाते हैं। जब जाने लगते हैं तो फिर लैन चैन उसे पीछे से टोकते हैं और कहते हैं लैन चैन मेरी बात सुनो, तुमने जो कुछ भी किया उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, इसे याद रखना मेरे भाई। वो ऐसा कहता है। लान वांग जी भी इस बात को सुनता है और वो वापस सेक्लूजन में चला जाता है 3 मंथ्स के लिए। अब वो 3 मंथ बाद सेक्लूजन से बाहर निकलेगा और सीधा डाइवोर्स लेगा अपनी ओमेगा से, जिससे उससे मैरिज की है। यहाँ लैन चैन भी अपने वर्क में लग जाते हैं। वो ये बात को डिनाई नहीं कर सकते थे कि उन्होंने जब जियान चैन को देखा था तो उसे अपनी पहली बार जब देखा था तो उसे अपनी वाइफ की नज़रों से देखा था कि वो उसकी वाइफ है, वो उसका ओमेगा है, वो उससे उसी पहली नज़र में ही प्यार कर बैठे थे। अब वो उसके बगैर नहीं रह सकते थे, इसीलिए वो उसे पाने के लिए किसी भी तरह के सेक्रीफाइस कर सकते थे, चाहे वो सेक्ट लीडर ना बनने का सेक्रीफाइस ही क्यों ना हो, चाहे वो उसके सेक्ट में जाकर रहने का सेक्रीफाइस क्यों ना हो। वो अब उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। वो स्माइल करते हैं और वो अपने बारे में सोच रहे थे कि उससे तो इंतज़ार नहीं होता कि कब उसकी वेडिंग होगी और फिर से जियान चैन उनके पास होगा, उनके बेड पे होगा। वो ये सब सोच के स्माइल करते हुए अपने वर्क में लग जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि पूरे 1 महीने गुजर चुके थे। 1 महीने के बाद यहाँ जैंग सेट में दिखाया जाता है कि विंग की तबीयत कुछ नासाब थी। वो थोड़ी थोड़ी बातों में बेहोश हो जाया करता था, उसे उल्टियाँ हुआ करती थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया। यहाँ पर सभी परेशान थे जैंग सेट में। वहाँ वैथ को बुलाया जाता है और उसे चेक कराया जाता है। पता चलता है कि विंग 1 मंथ का प्रेग्नेंट है। वो लान वांग जी के बच्चे से प्रेग्नेंट हो चुका है। जब वो लोग ये सुनते हैं तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए, क्योंकि अभी तक लान वांग जी और विंग की शादी नहीं हुई है। विंग को समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। वो अपनी मदर एंड फादर की तरफ देखता है। उसकी मदर जैन यू कहती है कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, ये बात किसी को मत बताओ, ऐसे भी इनकी वेडिंग होनी है, जब वेडिंग हो जाएगी तो सारी बात पता चल जाएगी। अगर अभी बात बाहर आई, ऐसे भी इन चीज़ों में जो भी कुछ हुआ है उससे बहुत ही बदनामी पहले ही हमारी हो चुकी है, और अगर ये भी बात सामने आ गई तो और भी बदनामी हो जाएगी। इसीलिए इस बात को छुपाया जाए। ऐसे भी 2 या 3 महीने ही बच गए हैं इनकी वेडिंग को। जब इनकी वेडिंग हो जाएगी तो सभी बातें संभल जाएंगी। वही सब कहती है और विंग के बालों को सहलाती है। विंग अब इन सभी बातों को समझता है और अपने हेड को नोट करता है। जियान चैन भी बहुत खुश था विंग के लिए कि विंग के लाइफ में एक नया रास्ता आने वाला है, एक नया सवेरा आने वाला है। वो लोग कभी खुश भी थे और थोड़ी दुखी भी थे। यहाँ पर 1 महीने बाद लान वांग जी अपने सेक्लूजन में था। वो सेक्लूजन में अपने सभी गलतियों के लिए प्रायश्चित कर रहा था। वो अपनी आंखों को बंद किए हुए था, तभी उसे विंग का वो फेस नज़र आता है जब वो यहाँ से जा रहा था। लान वांग जी एक बहुत ही दूर खड़े होकर देख रहा था कि विंग को उसके मदर एंड फादर वहाँ से ले जा रहे हैं। विंग सही से चल भी नहीं पा रहा था। उसके फादर ने उसके कंधों को पकड़ रखा था और उसे चलने में हेल्प कर रहा था, और दूसरी तरफ उसका ओमेगा था जिससे उसने मैरिज की थी, वो भी बहुत दुखी लग रहा था। उसकी आंखों पे भी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे थे, उसकी आंखें भी बहुत दुखी और खाली दिख रही थी। उसकी मदर ने उसे पकड़ रखा था और धीरे धीरे करके उसे बग्गी की तरफ ले जा रहे थे बिठाने के लिए। लान वांग जी दूर से ये सब देख रहा था और उन दोनों का कसूरवार खुद को समझ रहा था। और उसे याद आता है विंग का वो फेस कितना उतरा हुआ था। जब उसने वेडिंग नाइट पे वो फेस देखा था, उसका फेस कितना चमकता हुआ था, उसका फेस कितना अच्छा लग रहा था। वो पिंक सी लिपस्टिक जो उसने अपनी लिप्स पे लगाई थी वो उसे कितना अट्रैक्ट कर रही थी, वो उसकी स्माइल को कितना बढ़ा रही थी, उसकी स्माइल की कितनी खूबसूरती बढ़ा रही थी। लान वांग जी यही सोचे जा रहा था और फिर अपनी आंखों को ओपन करता है। वो कहता है विंग, जो कुछ भी अनजाने में हुआ और मैंने तुम्हें गम दिया, मैं वादा करता हूँ हमारी मैरिज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा, हमेशा तुम्हें खुश रखूँगा, तुम्हें इस दुनिया से बचा कर रखूँगा, कभी तुम्हारे ऊपर एक आंच नहीं आने दूंगा। वो ऐसा कहकर अपनी आंखों को बंद कर देता है। अब 2 महीने और गुजर चुके थे। विंग एंड लान चैन का डिवोर्स हो जाता है और मुहर लग जाती है। यहाँ पर लान वांग जी और जियान चैन का भी डिवोर्स हो चुका था। अब बस वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि 1 मंथ के अंदर उन लोगों की वेडिंग हो जाएगी, एक अच्छा सा डेट निकाला जाएगा और उनकी वेडिंग होगी। यहाँ पर दिखाया जाता है एक कमरे में गुसू के एक क्वार्टर के एक कमरे में एक पर्सन जो कि अपने सामान को जोर जोर से फेंक रहा था और सामानों को तोड़ रहा था और चिल्ला रहा था, ये कैसे हो गया, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब नहीं होना था, लान वांग जी सिर्फ मेरा है, वो उस विविशियन को कैसे मिल सकता है, ये सब तो नहीं होना था, ये सब तो हमारे प्लान में नहीं था। वो अपने मदर की तरफ ये देखता हुआ कह रहा था। उसकी मदर लान सू थी जो कि मेल ओमेगा था। वो जाके सूसे का कंधा पकड़ता है और कहता है मैंने इतना कुछ किया है सिर्फ और सिर्फ उनका डिवोर्स कराने के लिए और तुम्हें लान वांग जी को देने के लिए, तुम्हें क्या लगता है
कि मैं इस वर्जिन को नहीं रोक पाऊंगा। वो अपने फादर की तरफ देखता है और उसके कंधे को पकड़ के कहता है, मुझे लैन मांगी चाहिए, कैसे भी करके ला के दो। लैंसू उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैंने इतना कुछ किया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए, मैं लैन मांगी को भी तुम्हें ला के दूंगा, तुम यहाँ कैसे एक लीडर बनोगे। और वो लैंसी चैन उस जैन चैन के साथ उसके सक जाएगा और विविशन तुम कुत्ते की मौत मरेगा, तुम्हें नहीं पता ये जमाना उसे जीने नहीं देगा, उसकी ज़िंदगी हराम कर देगा। तभी उसे कहता है, उसने उसे मार्क कर दिया है, वो क्या लगता है कि वो उसे छोड़ेगा। वो कहता है, मार्क तो ऐसे ही मिट जाया करते हैं, ये देखो कि लान वांगजी ने उसे मार्क किया है, ना कि उसने लान वांगजी को मार्क किया है। वो मार्क कुछ टाइम में मिट जाएगा और फिर मैं तुम्हारी वेडिंग लान वांगजी से करवाऊंगी। वो कहता है, सुशी कहता है, तुम उसकी वेडिंग कैसे तोड़वाओगे, तुम कैसे तोड़वाओगे उसकी वेडिंग, तुम कैसे ला के दोगे लान वांगजी को मुझे। तभी सूसे के फादर एक किस्मत करते हैं और कहते हैं, जैसे कि मैंने ये सब किया था पहले भी, मैंने उनकी प्राइड्स को चेंज किया था ताकि उनकी वेडिंग टूट जाए, उसी तरह मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ जिसकी वजह से लान वांगजी और विविशियान का वेडिंग टूट जाएगा और सभी विविशियान को अपने क्लान से धक्के मार के निकाल देंगे, उसे कोई नहीं पूछेगा। और कुछ टाइम के बाद मैं लान वांगजी से तुम्हारी मैरिज करवाऊंगा, बिल्कुल भी तुम मत घबराओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वो अपने बच्चे के फेस को पकड़ता है और उसे शांत कराने की कोशिश करता है। सूसे ये सब सुनता है और एक स्माइल करता है और कहता है कि हाँ, मुझे आप पे यकीन है फादर, मुझे आप पे यकीन है। वो अपने फादर को गले लग जाता है, उसके फादर उसे कंसोल करते हैं। सूसे के फादर एक दिल स्माइल करते हैं और सोचते हैं उसने ये सब कितनी आसानी से कर लिया था। उस नाइट उसने ही उन सभी बांदियों को गलत पर्सन्स को ले जाने के लिए कहा था। वो बांदियाँ सही पर्सन को ही ले जा रही थी, लेकिन उसने आके उन दोनों के जगह को चेंज कर दिया था और विंग को जिनसी में और जियानचैन को हांसी में भिजवाया था। उसे लगा था कि जो लैंसी चैन है वो जियानचैन को मार्क कर लेंगे और उसके मार्क करने के बाद वो उसे अपना बना लेंगे और उनकी वेडिंग हो जाएगी बाद में, और लान वांगजी उसे मिल जाएगा, वो अपनी बेटी की वेडिंग उससे करा देंगी। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया था। लेकिन उसे इस बात की भी दुख नहीं था, उसे इस बात की खुशी थी कि कैसे भी करके उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया और अब वो अपनी बेटी की वेडिंग उसे तो करा ही के रहेंगे, उनका डिवोर्स तो हो के ही रहेगा। लैंसूसे के फादर ने पहले ही लैन के सामने सूसे के मैरिज का प्रस्ताव लान वांगजी के लिए रखा था, लेकिन लैन चिरान ने उस वेडिंग के लिए मना कर दिया था। उनसे सूचे लान वांगजी के लिए बिल्कुल पसंद नहीं था और उसके माइंड में कुछ और चल रहा था। वो तो सोच रहे थे कि लान वांगजी जब जियान चैन से मैरिज करके जाएगा चैन सेक्ट, तो वो वहाँ का सेक्रेटरी बनेगा और लैन का ब्लड आगे बढ़ाएगा और जियान सेक्ट में भी लैन का ब्लड राज करेगा। और यहाँ पर तो लैंसी चैन है ही राज करने के लिए। वो ये सब सोच रहे थे, इसीलिए उन्होंने सूसे का रिश्ता लान वांगजी के लिए मना कर दिया था, क्योंकि सूसे से मैरिज करके लान वांगजी या लैन सेक्ट को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं था। इसलिए वो लालच में आके अपने बारे में सोच रहे थे, सिर्फ लैंसू ये सब सोच रहे थे और वो सोच रहे थे कि तुमने मुझे लान वांगजी नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं अपने बेटे के लिए लान वांगजी को कैसे भी लेके आऊँगा और उसे अपने बेटे को दूंगा। वे सब सोचते हैं और डबल स्माइल करते हैं। कुछ टाइम के बाद यहाँ पर जैन सेक्ट में मैरिज की तैयारियाँ हो रही थी कि कुछ ही दिन में उन दोनों के राजकुमार की फिर से वेडिंग होगी। यहाँ पर लान वांगजी भी अपने सेक्टोजन से बाहर रह गया था और वो भी हैप्पी था। वो अपने कमरे में था और अपने बेड को देख रहा था और उस बेड में सोच रहा था कि उसने विंग के साथ कितने अच्छे टाइम को गुजारा है। वो विंग को पसंद करने लगा था। वो तो ये और इंतज़ार ही नहीं कर पा रहा था कि उसकी वेडिंग कब हो और कब विंग को अपने पास वापस लेके आए। फिर यहाँ पर लैंसी चैन भी वही सोच रहे थे, वो भी मुस्कुरा रहे थे और अपनी शादी की तैयारियां कर रहे थे और शादी को जल्दी से निपटाने की कोशिश कर रहे थे कि ये शादी जल्दी हो जाए, जल्दी से दिन पार हो जाए। तभी उनके पास एक नौकर आता है और उससे कहता है कि यह आप लोगों को मीटिंग हॉल में बुलाया गया है। लैंसी चैन और लान वांगजी जब ये सुनते हैं तो वो लोग अपने अपने कमरे से बाहर निकल के मीटिंग हॉल की तरफ जाते हैं कि कौन सी बात हो गई है। वहाँ जाने के बाद वहाँ वो नोटिस करते हैं कि एक पर्सन खड़ा है जिसने ब्लैक कलर के रोब्स पहन रखे हैं और उसके साथ बहुत सारे लोग हैं। वो लोग आते हैं और वहाँ के लैंडर्स को ग्रीट करता है और अपनी बात रखता है। वो लैंडर से पूछते हैं कि तुम्हारी क्या परेशानी है और तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम कौन हो। तभी वो कहता है कि मेरा नाम सुयांग है और मैं आप लोगों के सामने एक सच रखना चाहता हूँ, एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। वो बताता है कि विंग उसका लवर है और वो विंग से प्यार करता है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन उसे धीरे धीरे करके विंग के बारे में पता चला कि विंग सबके साथ ऐसा ही करता है। विंग एक बहुत ही ज़्यादा बदजलन किस्म का ओमेगा है।
वो सभी अल्फाज के साथ रहता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करता है और उन्हें धोखा देता है। वो उसके साथ भी रिलेशनशिप में था। उसे लैंसी चैन का रिश्ता आया और वो इतना ज़्यादा ग्रीडी और इतना ज़्यादा मतलबी मेगा है कि उसने उसके का प्यार को धोखा दिया, मतलब उसके प्यार को मना कर दिया और फिर उसने लैंसी चैन से शादी करने का फैसला किया। सभी जब ये सुनते हैं तो सभी स्टन रह जाते हैं। सभी कहते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये सब क्या कह रहे हो, तुम पता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। वो कहते हैं मैं ये सब ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास सबूत है। ये सब जब लैंसू सुनते हैं तो कहते हैं हाँ हाँ अपनी सबूत रखो। वो तो चाहते ही थे कि विंग को कैसे बदनाम किया जाए। तभी सू यांग वहाँ कुछ लोगों को बुलाता है, वहाँ बहुत सारे लोगों को बुला के वो उन लोगों से उन सभी को पूछवाता है कि जब विंग उसके साथ घूमने जाया करता था तो वो किस होटल में, मतलब किस होटल में स्टे किया करता था, कहाँ रहा करता था, किस किस जगह जाया करता था, और वहाँ के एक एक लोगों को वो लेके आया था और उन सभी से बोलवाता है। सभी कहते हैं कि हाँ विंग, जो राजकुमार विंग है जियांगसट के, वो इनके साथ आया करते थे और इनके साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। वांग जी जब ये सुनता है तो उसकी आंखें बिल्कुल गुस्से में लाल हो चुकी थी। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि विंग के बारे में ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं। उसकी मुट्ठियाँ टाइट हो चुकी थी। अपनी बातों को किए जा रहा था और उस सभी के सामने अलग अलग सबूत को रखा जा रहा था। फिर वो कहता है कि विंग उसके बच्चे से प्रेग्नेंट था जब उसने उसे छोड़ा। विंग पूरे 2 मंथ्स का प्रेग्नेंट था और फिर उसने कहा कि वो उसे शादी करेगा, लेकिन जब उसके पास लैंसी चैन का रिश्ता आया तो उसने उसे ठुकरा दिया और लैंसी चैन से शादी किया और अभी भी वो उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है। वो तो अपने बच्चे का नाम भी लैंसी चैन के नाम पे देना चाहता था, लेकिन मैंने सुना कि यहाँ क्या हुआ और फिर अब लोग क्या करने जा रहे हैं, उनके सेकंड जेट से अपने उस ओमेगा की, उस बज्जलन ओमेगा की मैरिज कराने जा रहे हैं। मैं तो बस यहाँ पर आप लोगों को बचाने आया था। जब वो ऐसा कहता है तो सभी एल्डर्स चौंक जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई प्रिंस ऐसा भी कर सकता है। वी विशान का कैरेक्टर ऐसा है, उसने ऐसा कभी नहीं सुना था। वो सुयंग की बात और सुनते हैं। सुयंग और भी बकवास किए जाने ही वाला था, तभी उसके अपने नेक के पास एक तलवार फील होती है। वो लान वांगजी था जिसने अपनी तलवार सुयंग के गले पर रख दी थी और उसने कहा था क्या बकवास कर रहे हो तुम, अगर मेरे विंग के बारे में तुमने एक शब्द भी अपनी ज़बान से बाहर निकाला तो तुम्हारा गला तुम्हारे सर पे नहीं होगा। जब वो ऐसा सुनता है, मतलब तुम्हारा गले पे तुम्हारा सर नहीं होगा। जब वो ऐसा सुनता है तो सुयंग एक स्माइल करता है और कहता है हाँ वांगजू, आप तो मेरे गले को काट के मेरे सर को मेरे धड़ से अलग कर देंगे, लेकिन क्या आप सच को छुपा पाएंगे? चलिए अब मैं आपकी तसल्ली के लिए एक बात कहता हूँ। आपको यकीन नहीं हो रहा है कि विंग मेरे पास था। वो ऐसे जादू सब पे चलाता है कि किसी को यकीन नहीं होता उसके धोखे के बारे में। मैं बताता हूँ, जब आप उसके साथ इंटीमेट हो रहे थे तो क्या आपने ये नहीं देखा कि उसकी लेफ्ट थाई के ऊपर एक बहुत बड़ा सा कट है, एक निशान है। जब लांजानी सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि इस पर्सन को इस बारे में कैसे पता है, क्योंकि लांजान ने वो मार्क दिखा था। तभी सुयंग कहता है आप सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता है? मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं उसके साथ कई बार सो चुका हूँ। वो मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है। अगर यकीन नहीं है तो इनसे मिलो। वो वहाँ पर जैंगक्लान के एक डिसिपल को बुलाता है और उससे पूछता है सारी सच्चाई बताओ। वो डिसिपल सब कुछ बताने लगता है कि हाँ विविशान का नेचर कैसा है। वो सभी के साथ फ्लर्ट करता है, वो उनके साथ कई बार देखा गया है, वो और अल्फाज के साथ धोखाधड़ी करता है। और वो वहाँ पर जैंगक्लान का एक चिकित्सक को लेकर आता है, एक वैद्य को लेकर आता है और उससे उगलवाता है कि हाँ उसने कुछ देर पहले ही जांच की थी विविशान की और उसे पता चला था कि विविशान लगभग 3 या 4th मंथ पहले से प्रेग्नेंट है, उनकी मैरिज से पहले ही। जब ये सब सुनते हैं तो सभी हैरान हो जाते हैं कि यहाँ क्या बात हो रही है। सभी को यकीन नहीं होता है। लैंडर से बहुत ही गुस्सा आ जाता है। लैंचिरन को गुस्से का पारा चढ़ चुका था कि विविशान इस तरह का ओमेगा है। उसने क्या सोच रखा है हमारे लैंडक्लान को कि वो अपनी बातों को, अपनी किए हुए गलतियों को किराने में आकर ढक सकेगा। वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। लैंजान का तो मुट्ठियाँ अब और ज़ोर से कस चुकी थी। वो अपने पैरों पे खड़ा रहने के काबिल नहीं था। उसके हाथों से उसकी तलवार गिर जाती है और वो अपने घुटने को बुला जाता है। वो उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिससे उसने प्यार किया, जिस पे उसने ट्रस्ट किया वो ऐसा पर्सन है। और वो वहाँ से भाग जाता है अपने कमरे की तरफ और कमरे में जाके खुद को लॉक कर लेता है और वो अपने बेड की तरफ देख रहा होता है और अपने पूरे कमरे की तरफ देख रहा होता है। वो उस कमरे की सभी चीज़ों को फोड़ने लगता है, गिराने लगता है। वो अपने अलमीरा को खोलता है। अलमीरा के अंदर से उसे वहाँ पर विंग के कुछ ज्वेलरीज और उसके वेडिंग के गाउन दिखाई देते हैं जो उस नाइट के में विंग, मतलब वहाँ उस नाइट पे जब विंग उसके साथ था तो फिर वो उसी कमरे में रह गया था। विंग उसे लेके नहीं गया था क्योंकि सुबह होते ही विंग अपने फैमिली के साथ चला गया था। वो उस वेडिंग गाउन को देखता है, उन सभी ज्वेलरीज को देखता है और उसे इधर उधर फेंकने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसे बहुत ही दुख हो रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विंग ऐसा कर सकता है। विंग इस टाइप का पर्सन है।
यहाँ पर लैन से चैन को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। लैन के सभी एल्डर्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो विंग से लैन वांगजी का रिश्ता जो कि उनकी मैरिज हो रही थी उसे उसी वक्त खारिज कर देते हैं। और जोयांग से पूछते हैं कि क्या जियान वानियन के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं, तो वो कहता है नहीं, जियान वानियन एक बहुत अच्छे ओमेगा है, वो बहुत अच्छे हैं। वी विशान तो उनके जियान क्लैन पे कलंक है, उसके घर पे एक धब्बा है, वो ऐसा कहता है और बोलता है मेरा तो काम था आप लोगों को सतर्क करना, अब मैंने आप लोगों को सतर्क कर दिया है, अब आगे क्या करना है ये आप लोगों का फैसला होगा। उसके बाद वो उन लोगों को ग्रीट करता है और वो वहाँ से चला जाता है स्माइल करते हुए। लांसू ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि उसका प्लान काम कर रहा है। ये सब कुछ उसका ही किया जा रहा था, उसने ये सब प्लान करके सूर्यांग को और कुछ लोगों को पैसे दे के ऐसा करवाया था। लैन एंडर्स ये फैसला करते हैं कि अब विविशान की शादी लैन वांगजी से तो बिल्कुल नहीं हो सकती है और वो खत लिखवाते हैं जियान क्लैन के लिए कि उनके मैरिज को तोड़ा जा रहा है और वो विविशान जैसे लोमिका को कभी ज़िंदगी में अपने सेक्ट का फॉरेन कभी नहीं बनाएंगे। और ये भी कहते हैं अगर जियान चैन चाहे तो उससे मैरिज करके जियान सेक्ट छोड़ के आ सकता है, लेकिन अब लैन से चैन अपने सेक्ट को छोड़ के उसके क्लैन नहीं जाएंगे और विविशान का तो कोई मतलब चांस ही नहीं है कि वो लैन वांगजी से मैरिज करके यहाँ आए। वो ऐसा लिखवाते हैं और वो खत भिजवा देते हैं। लैन से चैन बस खड़े होकर ये सब देखते रह जाते हैं, एक तमाशे देखने वाले पर्सन की तरह। यहाँ जियान सेट में सभी जो कि शादियों की तैयारियां कर रहे थे और खुश हो रहे थे कि जल्दी उनकी शादी हो जाएगी। विंग जो कि अपने टबी पे हैंड रख के बैठा हुआ था और सोच रहा था बहुत जल्दी उसकी मैरिज हो जाएगी और वो अपने लंजा से मिलेगा। यहाँ जियान चैन भी काफ़ी शर्मा रहा था और मुस्कुरा रहा था कि उसकी भी मैरिज अब लैन से चैन से होगी। वो दोनों अपने अपने ड्रीम में, एक स्वीट से ड्रीम में जिसमें एक बबल था उसमें खोए हुए थे। अभी उनके इस बबल को फोड़ते हुए कुछ लोग आते आ जाते हैं वहाँ पर। वहाँ आके वो डोर को नॉक करते हैं। जब वो लोग देखते हैं कि वहाँ लैन क्लैन से लोग आए हैं तो उन्हें लगता है कि वो लोग उनके लिए कुछ तोहफे या फिर कुछ सामान लेके आए हैं जो कि वेडिंग के टाइम में यूज़ की जाएगी। वो लोग खड़े हो जाते हैं और दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। यहाँ जैन फैमिया एंड मैडम यू भी खड़ी हो जाती है और मुस्कुराते हुए जाती है कि लैन क्लैन से लोग आए हैं। वो लोग उन्हें अंदर बुलाते हैं, वो सभी अंदर आते हैं और वहाँ पर कुछ प्लेट्स होते हैं जो उसके एक रेड कलर के कपड़े से ढके हुए होते हैं। वो समझ जाते हैं कि लैन क्लैन से गिफ्ट आए हैं। वो उसे खोलते हैं और देखते हैं कि उसमें एक स्क्रॉल है। उस स्क्रॉल को पढ़ते हैं और मैडम यू बिल्कुल अपने पैरों पे बैठ जाती है। उन्हें यकीन नहीं होता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी वो स्क्रॉल को जियान चैन लेता है, उसे समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हुआ। जब वो पढ़ता है तो उसका गुस्से का तो पारा है चढ़ चुका था, उसे यकीन नहीं हो रहा था यहाँ क्या हो रहा है। विविशान को भी समझ नहीं आता है। विविशान भी लेता है और उस स्क्रॉल को पढ़ता है। उसे यकीन नहीं होता है कि उसकी मैरिज लैन वांगजी से तोड़ दी गई है और उसके मैरिज को तोड़ने का वजह विविशान के गलत कैरेक्टर को बताया गया है। उसे यकीन नहीं हो रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो अपनी घुटनों के ऊपर जियान फैमिली वो सब देखते हैं और गुस्से से पूछते हैं यहाँ ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या है। तभी वो सब लैन के जो भी डिस्पल होते हैं वो बताते हैं कि हमें ये सब डिलीवर करने के लिए कहा गया था और कहा गया है कि अब विविशान और लैन वांगजी की मैरिज नहीं हो सकती है, लेकिन जियान चैन और सेक्ट लीडर की मैरिज ज़रूर होगी। अगर आप लोगों को सारी शर्तें मंजूर है तो वो बारात लेके आने के लिए तैयार है। जब ये सब जियान वानियन सुनता है तो गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में आके सामने आके कहता है कि अगर विविशान की मैरिज लैन वांगजी से नहीं होगी तो वो भी लैन से चैन से मैरिज नहीं करेगा। वो अपने हाथों को निकालता है और उस कड़े को निकालता है जो कि लैन से चैन ने दिया था, वो उस प्लेट में रखता है और उन लोगों को देखे कहता है कि मैं इस मैरिज को करने से इनकार करता हूँ। और अगर विविशान की कैरेक्टर ठीक नहीं है तो कह देना कि जियान वानियन का भी कैरेक्टर ठीक नहीं है। वो ऐसा गुस्से में कहता है। वो विविशान की तरफ बढ़ता है और उसे कंसोल करता है, उसके हाथों को पकड़ता है और उसे अपने कमरे की तरफ ले जा रहा होता है। अपने कमरे में ले जाके बिठा के वो उसे कंसोल करता है। विविशान का तो रो को बुरा हाल हो चुका था, उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। स्टार्टिंग से ही ये सब क्या हुए जा रहा है। जियान चैन भी कंफ्यूज था कि ये सब क्या हो रहा है। वो विंग को हक कर लेता है और वो लोग अपना दुख बांट रहे होते हैं एक दूसरे से। यहाँ पर जियान फैम या को समझ नहीं आता कि वो क्या करें। मैडम यू भी बहुत टूट चुकी थी। मैडम यू जो कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी थी, वो भी इस सभी चीज़ों की वजह से बहुत परेशान हो चुकी थी। उसने कई दिनों के बाद अपने बच्चों के चेहरे पर खुशी देखी थी। एक बार इतना गलत होने के बाद उन्होंने इतनी मुश्किल से सब कुछ सही किया था और अब फिर ये सब क्या हो गया। वो अब कुछ भी करने के लायक नहीं थे। वो उठती हैं और अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन जियान फैमिया इस तरह से शांत नहीं बैठे रह सकते थे। वो उन डिसिपल से कहते हैं कि वो लैन क्लैन जाएंगे और उनसे बात करेंगे।
वो उसी वक्त वहाँ से उन डिसिपल्स के साथ लैंड क्लान जाते हैं। लैंड क्लान में जाके वो उन लोगों से बहुत बातें करते हैं, उन्हें बात समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी उनका कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। उल्टा उनकी इंसल्ट की जाती है। इस इंसल्ट से जैनफैम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लैन चिरन भी उनसे बात करने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं अगर वो मैरिज कराना चाहते हैं तो वो अपने बेटे का मैरिज लैन चिरन से करा सकते हैं, लेकिन अब विविशियन को यहाँ कोई भी नहीं स्वीकार करेगा। वो ऐसा कहते हैं और अपने स्पेस को पलट लेते हैं। जैनफैम या काफ़ी दुखी मन से अपने क्लैन वापस आते हैं। यहाँ पर मैडम यू उन दोनों बच्चों को समझा रही थी कि तुम लोगों को दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बाबा गए हैं ना बात करने, वो वहाँ बात करेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। वो उन्हें कंसोल कर रही थी। विविशियन और जैनचैन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुके थे। वो दोनों अपने मदर की गोद में सर रख के सोए हुए थे। तभी वो नोटिस करते हैं कि जैनफैमिया आप कबीले में आ चुके हैं। जब वो सुनते हैं तो वो लोग भागते हुए जैनफैमिया की तरफ जाते हैं। मैडम यू भी बहुत घबराई हुई थी कि क्या फ़ैसला हुआ होगा। वो जब जैनफैमिया के पास जाती है तो वो देखती है जैनफैमिया का चेहरा बहुत उदास है और वो बहुत दुखी है। वो जाके अपने एक सोफे पे बैठ जाते हैं और वो सोफे पे बैठ के अपने बदन को बहुत ही हल्का सा छोड़ देते हैं। उनके इस तरीके के एक्शन से वो लोग समझ जाते हैं कि क्या हुआ होगा। तभी मैडम यू फिर भी में आगे बढ़ती है और उनसे पूछती हैं कि क्या हुआ था, मुझे बताइए। जब वो ऐसा पूछती है तो जैनफैमिया वहाँ हुए सारी बातों को बता देते हैं कि वो लोग कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। उनके ऊपर बहुत सारे सबूत बताए गए हैं। वो सभी सबूतों के बारे में बात करते हैं। उन्हें भी समझ नहीं आता था कि लोगों ने इस तरह की हरकत क्यों की होगी, विंग के खिलाफ कोई ऐसा क्यों कर सकता है। लेकिन इन सभी से आगे की बात यही थी कि उनका मैरिज टूट चुका था। वो दोनों भाई बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुके थे। यहाँ जब लैंसिजन को पता चलता है कि जैनवानी ने उसे शादी करने के लिए मना कर दिया है और उनका वल्लई यानी उसका कड़ा वापस कर दिया है तो उसे बहुत दुख होता है। वो भी अपने उस वल्लई को लेकर अपने रूम में चले जाते हैं और वो भी तोड़फोड़ मचा देते हैं। अब वो दोनों भाई बहुत ही ज़्यादा शांत और बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुके थे। यहाँ पर सूसे के फादर और सूसे खुशियाँ मना रहे थे। वो पार्टी कर रहे थे कि उनका सारा प्लान काम कर गया। वो उन्होंने विविशन को बदनाम कर दिया। अब लांगजी उसका होगा, कुछ समय का और इंतज़ार और लांगजी उसका हो जाएगा। ये सब वो लोग सोच रहे थे और खुश हो रहे थे। इसी तरह उनके लाइफ के 2 मंथ्स और निकल जाते हैं। 2 महीने के बाद लनवांगजी और लैंसिजन अपने काम में बहुत व्यस्त हो जाते हैं। वो जियानचैन और विविशियन को भूलने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उनकी आंखों में समझ से देख के समझ आता था कि वो लोग कितने डिप्रेस और दुखी हैं। वो लोग बस अपनी लाइफ को चलाने की कोशिश कर रहे थे और अपने क्लैन में उनके प्रति जो भी जिम्मेदारियाँ थी उन सभी को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ जैंग क्लैन में विविशियन की बेली अब बहुत ही बड़ी हो चुकी थी। अब वो टोटल 5 या 6 मंथ का प्रेग्नेंट हो चुका था और वो अपने साथ जो भी हुए थे हाथ से उसे भूलने की कोशिश कर रहा था। वो अब अपनी लाइफ में अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा था। उसे पता था उसके बारे में क्लान के बाहर बहुत सारी अफवाहें उड़ी हैं। बहुत लोग उसके बारे में बहुत किस्म की बातें करते हैं। बहुत लोग उसे नीची नज़रों से देखते हैं और उसे जियान क्लान के ऊपर एक धब्बा बताते हैं। लेकिन अब उसके माइंड में इन सभी चीज़ों का कोई असर नहीं होता क्योंकि उसका फैमिली उसके साथ है। उसे सभी सपोर्ट करते हैं। जियानचैन जो कि उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। जियानचैन जिसने कि क्लैन की सारी जिम्मेदारियां उठा ली हैं और उसने विविशियन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। उसे बहुत डर लगता है कि विविशियन कहीं फिर से वैसी हरकत ना करे जो कि उसने अपनी मैरिज नाइट के दिन की थी। कहीं वो खुद से अपनी जान लेने की कोशिश ना कर ले, इसीलिए वो उसका कुछ खास ख्याल रखता है। मैडम यू और जैनफैमिया भी विंग को काफ़ी प्रेस करते हैं और उसे किसी भी बात के लिए नहीं डांटते हैं। उसे बस अपना ख्याल रखने को कहते हैं और कहते हैं कि उसका बच्चा उनके क्लैन के लिए एक बहुत अच्छा तोहफा रहेगा। वो कुछ भी गलत ना समझे और अपनी लाइफ को अच्छे से गुजारे। जो होना था वो हो गया। अगर उनकी लाइफ में उनके नसीब में कुछ अच्छा लिखा होगा तो वो उसे ज़रूर मिलेगा। वो लोग इस बारे में भी तहकीकात करा रहे थे कि इन सभी चीज़ों के लिए कौन जिम्मेदार है, किसने भी उनको इस तरह से फंसाने की कोशिश की है और क्यों फंसाने की कोशिश की है। लेकिन उन्हें कुछ ज़्यादा सबूत मिल नहीं रहे थे कि वो लैन क्लैन के सामने रखे और अपने बच्चों की बेगुनाहों को प्रूफ करें। विंग अब ना तो उसे किसी के ज़िंदगी में आने का खुशी थी ना किसी के जाने का गम था। वो बिल्कुल शांत हो चुका था। वो बस इस बात पे खुश था कि उसकी लाइफ में उसके बच्चे आने वाले हैं। हाँ, उसे पता चला था वो 2 बेबीज से प्रेग्नेंट है। बहुत जल्द उसके 2 बच्चे उसके हाथों में होंगे। विंग ने इतनी अफवाहों की वजह से अपने क्लैन से बाहर निकलना छोड़ दिया था। वो जियानसेट में ही रहा करता था। वो वहाँ से बाहर नहीं जाया करता था। यहाँ जियानचैन जो कि एक गुस्से का मशीन बन चुका था, उसे बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाया करता था। जो कुछ भी हुआ था जिसकी वजह से उसके माइंड पे बहुत गहरा असर हुआ था, उसे बहुत गुस्सा आया करता था और छोटी छोटी बातों में गुस्सा किया करता था। पर वो विंग के साथ बहुत ही जेंटल था। वो विंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। एक दिन उनके सेक्ट में वेन सेक्ट लीडर आते हैं। वेन सेक्ट लीडर उनके सेक्ट में आके कहते हैं कि मैंने सुना जो भी
गुसु क्लान वाले लोगों ने आपके साथ किया है वो बहुत ही गलत है। उन्होंने बहुत ही गलत किया है। मुझे आपके बच्चों के लिए बहुत ही दुख होता है। इसीलिए मैं अब आपके सामने अपने बच्चों का प्रताल दोबारा लेके आया हूँ। आपने पहले तो हमारे बच्चों से भी मैरिज के लिए अपने बच्चों के लिए मना कर दिया था, लेकिन मुझे लगता है अब आपको रेडी हो जाना चाहिए। हमारे सेक्टर से अच्छा सेक्टर आपको अपने बच्चों के लिए नहीं मिलेगा। विभीषण वहीं पे था। जैन चैन भी ये सब सुन रहा था। तभी जैन कहते हैं कि आपका कहने का क्या मतलब है। वो कहता है कि पहले की तरह अभी भी मैं वही बात कहूँगा कि वेंचाओ से जैन चैन की मैरिज करा दी जाए और वेंचाओ यहाँ पर आके जैन चैन के साथ रहेगा। और जो वेंसु है जो कि हमारे सेक्ट का लीडर है उससे विभीषण की मैरिज करा दी जाए। हमें पता है कि विभीषण किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट है। उसके गले पे उसके मीटिंग मार्क का निशान है और इसके बारे में कितनी अफवाहें हैं। इसके बावजूद हम उसे अपनाना चाहते हैं। हम उसे अपना के अपने कबीले में रखेंगे। तभी मैडम कहती है आपका बेटा पहले से शादीशुदा है। वो कहता है इससे क्या हुआ, विभीषण की भी तो शादी हो चुकी थी। ऐसे भी मेरा बेटा उसे बहुत अच्छे से रखेगा। वो उसकी सेकंड वाइफ ही क्यों ना हो, लेकिन वो उसका बहुत ख्याल रखेगा और उसके बच्चे को भी अपनाएगा। आपको इस बारे में सोचना चाहिए। पहले तो आप लोगों ने मना कर दिया था गुसु को देख के, लेकिन अभी तो आपके पास गुसु का भी ऑप्शन नहीं है और यही सबसे बढ़िया ऑप्शन है। हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे। आप हमारी बातों पे यकीन कीजिए। वो ये सब कहे जा रहा था और यहाँ पर जैन चैन की मुठ्ठियाँ गुस्से से टाइट हो ही जा रही थी।